नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही। तो ये कविता लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। ये आपका पाठ 4 है और इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कविता है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट कुछ ईयर्स के जब आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है हर बार आपको अपनी परीक्षाओं में दिखाई देगा। और ये पाठ आपको यहाँ पर पढ़ना है, समझना है और साथ ही हम इस पाठ के भावार्थ को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पाठ्य पुस्तिका से लेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल, ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पाठ के कवि का नाम, पाठ के लेखक का नाम आपको याद करना होता है चैप्टर के साथ साथ। यदि गद्य खंड के किसी पाठ को पढ़ रहे हैं तो आपको लेखक का नाम, और अगर आप काव्य खंड के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पाठ के कवि का नाम आपको याद करना होता है। तो देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में तो 1899 1899 में हुआ था, बंगाल के महिषादल। ध्यान दीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गड़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उनकी जो औपचारिक शिक्षा है वो महिषादल में ही हुई। और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने स्वाध्याय यानी कि बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, उन्होंने केवल स्वाध्याय किया। स्वाध्याय यानी कि अपने आप उन्होंने अध्ययन किया और उसी से उन्होंने यहाँ पर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता रहे। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। क्योंकि इन्होंने स्वाध्याय किया तो इन्होंने अलग अलग जो यहाँ पर हमारे महापुरुष हुए थे उन सभी के जीवन को पढ़ा, उन सभी के जीवन से उन्होंने सीखा और उसी से उन्होंने बहुत सारी जो भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने इन पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला। और देखिए बाकी का जो जीवन परिचय है, जैसे कि निराला का जो पारिवारिक जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन, क्योंकि इनके जो आत्मीय जन थे यानी कि परिवार के जो लोग थे उनके असामयिक निधन ने इन्हें काफी ज्यादा भीतर से तोड़ दिया था। और देखिए एक होता है कि इंसान के पास जो बहुत सारी चीजें भले ही ना हो, अगर इंसान के पास उसकी फैमिली का सपोर्ट है, अगर उसके परिवार का साथ है, तो भी इंसान समाज में अपने आप को स्टेबल बनाकर रखता है, अपने आप को स्थिर बनाकर रखता है। तो इस तरह से निराला जी के जो पारिवारिक लोग थे, जो उनके जीवन में एक तरह से उनके आत्मीय जन थे, उनके प्रियजन थे, उनकी असामयिक मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। और साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। जो साहित्यिक मोर्चा उन्होंने पकड़ा हुआ था उस पर भी उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अनवरत यानी कि लगातार उन्हें संघर्ष ही करना पड़ा। और 1961 में उनका देहांत हो गया। तो ये था निराला जी का जीवन परिचय। और देखिए निराला जी के जीवन से जुड़ी हुई जरूरी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। और सबसे ज्यादा मेन बातें जो है वो है आती है उनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए जब भी आपको नोटबुक में अगर जीवन परिचय लिखना है तो उसमें आप केवल जन्म, मृत्यु, शिक्षा और उनकी जो रचनाएं हैं
उनकी जो भाषा शैली है, केवल यही चीजें आप नोटबुक में नोट करेंगे, जरूरी चीजें जो है। तो सबसे मेन होती है प्रमुख रचनाएं, जो उनकी रचनाएं हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास और कहानियां और आलोचना और निबंध लेखन भी इन्होंने किया, और इसमें इनकी काफी जो ख्याति है वो अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय यानी कि जो भुलाई नहीं जा सकती, काफी ज्यादा इनकी जो ख्याति है वो रही। और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में, यानी कि इनका जितना भी पूरा साहित्य है, जितना भी इन्होंने पूरा साहित्य जो लिखा अपना, वो निराला रचनावली में एक तरह से पूरा संपूर्ण साहित्य इनका प्रकाशित है। निराला रचनावली में इन्होंने अपना पूरा साहित्य दिया है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और सरलता की प्रकृति और विराट उद्दित चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। तो बाकी का जो जीवन परिचय है उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़े, समझे, और जो भी जरूरी बातें हैं उनको समझने का प्रयास करें, उनको यहाँ पर लिखने का प्रयास करें। अब देखिए, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि 2 कविताएं आपको यहाँ पर निराला जी की दी गई हैं, और दोनों ही कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली कविता है उत्साह, और दूसरी कविता का नाम है अट नहीं रही। तो देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है, यानी कि उत्साह जो कविता है ये एक आह्वान गीत है। आह्वान करना यानी किसी को बुलाना, किसी का आह्वान करना, किसी को बुलाना। तो उत्साह जो ये कविता है ये एक आह्वान गीत है, और ये बादलों को संबोधित है, यानी कि बादलों को इससे बुलाया गया है, बादलों को संबोधित किया गया है। और बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय है, यानी कि अपनी ज्यादातर रचनाएं जो है निराला जी की वो बादलों पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कवि होते हैं उनकी कल्पनाओं की जो उड़ान होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि कवि कोई भी चीज, किसी भी चीज में कोई भेद नहीं करते, ना तो ऊंच नीच का भेद करते हैं, ना जाति पाति का भेद करते हैं, ना जड़ प्रकृति में भेद करते हैं, किसी भी चीज में कवि भेद नहीं करते। वो सभी चीजों पर समान रूप से कविताएं लिखने का अपना एक उद्देश्य रखते हैं। यानी कि कवि, आपने देखा होगा, आप क्लास 10th में आ चुके हैं, क्लास फर्स्ट से लेकर 10th कभी तक आपने देख लिया होगा कि कवि चंद्रमा से लेकर, तारों से लेकर, सूर्य से लेकर, नदी, पहाड़, झरने, हवा, फूल, पत्तियां, किसान, खेत खलिहान, जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि भूत से लेकर वर्तमान से लेकर भविष्य पर भी कविताएं लिख देते हैं। तो कवि की कल्पनाओं की उड़ान जो है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो एक क्षितिजहीन होती है, सीमाहीन होती है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पर उनकी जो कविता है वो बादलों के ऊपर लिखी गई कविता है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है, यानी कि एक तरफ तो जो समाज में प्यासे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है। यानी कि अगर कोई किसान है, उसकी जमीन अगर काफी टाइम से सूखी है, अगर उसको वर्षा की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, तो अगर बादल बरसते हैं तो क्या होता है, उसके लिए तो ये किसी उपहार से कम नहीं है, भगवान का दिया हुआ किसी उपहार से कम नहीं है। और दूसरी तरफ बादल नई कल्पनाओं और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी कि जो नई कल्पनाएं, नए अंकुर जो है, उनके लिए विध्वंस और विप्लव की क्रांति, यानी कि कई बार जो होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने से जो नीचा निम्न वर्ग होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं, उनको और ज्यादा शोषण उनका करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बादल है वही क्रांति और विध्वंस की चेतना को लेकर भी आ रहे हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को वार्न भी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए विध्वंसकारी भी होते हैं, आप देखेंगे आगे कविता में। और देखिए, कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है।
एक क्रांति की चेतना भी है ऐसे लोगों के लिए जो अपने से छोटे लोगों पर, अपने से निम्न वर्ग के लोगों पर एक तरह से शोषण उनका करते हैं। और दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो एक तरह से प्रतिपाद्य विषय कह सकते हैं आप इसको कविता का। ये हमने यहाँ पर क्लियर किया अपनी पहली कविता का। और दूसरी कविता है यहाँ पर अट नहीं रही। बहुत ही सुंदर कविता है ये भी, और इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कविता में, कविता की जो पहली पंक्ति है वो दी गई है जैसे अट नहीं रही। अट का अर्थ होता है समाना, कहीं पर जाकर एक तरह से समा जाना। तो यहाँ पर जो फागुन की मादकता है, फागुन की जो सुंदरता है, उसके लिए बताया गया है कि फागुन के महीने की जो मादकता है, फागुन के महीने की जो सुंदरता है वो कहीं नहीं समाई जा रही है। उसकी मादकता को ये प्रकट कर रहा है कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता। अब जो फागुन का महीना होता है ये बसंत ऋतु का आगमन भी होता है इस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले आपका माघ और माघ का जो महीना होता है उसमें काफी ज्यादा ठंड होती है, काफी ज्यादा एक तरह से बहुत ठंड का ये महीना होता है। और धीरे धीरे जब ठंड जा रही होती है तो वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है। और बहुत ही सुंदर जो हमारा होली का त्योहार, जिसको हम रंगों का त्योहार भी कहते हैं, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन जो कि निरस पड़ा है, ये ऐसा त्योहार है जो किसी भी इंसान के जीवन में रंग भर देता है, खुशियों के रंग भर देता है। तो इतनी ज्यादा इस फागुन महीने की सुंदरता है, इतनी ज्यादा इसकी मादकता है कि उसको अनेक संदर्भों में कवि ने देखा है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर और ललित भी बनाया है। बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है यहाँ पर। और सबसे मेन बात है यहाँ पर बताया कि जब इंसान का मन खुश होता है, इंसान जब मन से खुश होता है तो उसको चारों तरफ फागुन की सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कविताएं पढ़ेंगे और जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही कविताएं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले केवल रीड करेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रॉपर इनको बहुत अच्छे से सप्रसंग इनकी व्याख्या आपके लिए करूंगी और साथ ही आपको पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता लेते हैं यहाँ पर उत्साह। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो उत्साह कविता है ये कवि ने अपने प्रिय विषय, जो कवि का प्रिय विषय है, क्या है कवि का प्रिय विषय? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल, उनका प्रिय विषय है बादल, और उन्होंने अपने प्रिय विषय पर इस कविता को लिखा है। बहुत ही सुंदर सी कविता ये लिखी है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, रीड करते हैं कविता को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कवि कह रहे हैं बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को घेर कर, पूरे गगन को घेर कर, और घोर गगन, और देखने में कैसा लगता है? बहुत ज्यादा एक तरह से भरा हुआ बादलों से जो आकाश रहता है काफी ज्यादा डरावना लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह का जब दृश्य, आजकल जो वर्षा ऋतु जो चल रही है, इस टाइम पे आपने देखा होगा कि जब आसमान जो है इस तरह के पूरे बादलों से भर जाता है, इस तरह से जब बादलों से भर जाता है और बिजली चमक रही होती है आकाश में, तो क्या होता है? काफी ज्यादा डरावना एक मौसम हो जाता है। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। बादलों को क्या कहा है? धराधर ओ। ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित
काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, और काले और घुंघराले, बिल्कुल बादल किस तरह के होते हैं, जब आपने देखा होगा कि आकाश में जब छाते हैं तो इस तरह के उनके चित्र होते हैं, और वो बिल्कुल काले काले और घुंघराले होते हैं, बिल्कुल इस तरह से बने हुए होते हैं। ललित ललित यानी कि बहुत सुंदर से वो लगते हैं, बाल कल्पना से कैसे पाले, ऐसा लगता है कि ये कोई कल्पना, जैसे बच्चों की कल्पनाओं में होते हैं ना, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे। उर्मे अर्थात हृदय में क्या है, विद्युत की छवि है, देखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल काले घुंघराले से प्रतीत होते हैं, लेकिन उर अर्थात हृदय में जो है विद्युत की छवि उनकी समाई हुई है। कवि नवजीवन वाले, नवजीवन वाले अर्थात जो क्या करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं। किसको नया जीवन प्रदान करते हैं, जब भीषण गर्मी के बाद, जब भीषण गर्मी में कोई भी बीज जो है या जमीन पर जो चीजें, जो लोग हैं, जो धरती है वो सुप्त पड़ी हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, और उस टाइम पे जब ये बादल जो है अपने उर पर, अपने हृदय में एक नए जीवन का संचार करने के लिए, एक नए जीवन का संचार जो है लेकर घूम रहे हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा, उनके मन में क्या है, वज्र है, बहुत बड़ा वज्र है, यानी कि जब वो धरती पर आते हैं तो बहुत ज्यादा त्राहिमाम भी मचा देते हैं, धरती पर त्राही त्राही भी कर देते हैं। वज्र, एक कठोरता भी उनके अंदर है। आपने देखा होगा जैसे कहीं पर भी वज्र गिरता है जब, ठीक है, बिजली जब गिरती है, जिसको हम कहते हैं बिजली गिर गई, अगर पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ के दो हिस्से कर देती है, अगर जमीन पर गिर जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है, अगर किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देती है, किसी पानी वाली जगह पर अगर गिर जाए तो क्या होता है कि बहुत दूर दूर तक पानी में भूकंप पैदा कर देती है। तो इस तरह से वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह से अपने उर में, अपने हृदय में विद्युत की छवि जिसने विराजमान कर रखी है, अपने हृदय में विद्युत जिसने छुपाया हुआ है, कवि नवजीवन वाले, और ऐसे नवजीवन यानी कि एक नया जीवन जो प्रदान करेंगे धरती पर आकर, जो धरती सुप्त पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है, उसमें जो बीज है उनसे। फिर भर दो बादल गरजो, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्तियां, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं विकल विकल, बहुत ही ज्यादा एक तरह से अलग अलग तरह के बादल हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी कि बहुत ज्यादा उनमें क्या मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा यानी कि कोई एक दिशा से नहीं आए हैं। आपने देखा होगा बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, क्लास 10th में है आप, वेपराइजेशन की, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया साइंस में पढ़ा होगा कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। हमारी धरती जब ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि पूरे साल भी क्या होता है कि जो हमारे धरती पर जितना भी पानी बरसा हुआ है, जितनी भी नदी है, जितने भी तालाब हैं, जितनी भी जल स्रोत हैं, उससे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में लगातार क्या होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, यानी कि पानी वाष्प बनकर जो है आसमान में उड़ता रहता है, और धीरे 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 वो पानी क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, और फिर जो है ठंडा होकर क्या होता है, वर्षा के रूप में पुनः जमीन पर बरस जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, एक
एक स्पेसिफिक जगह से नहीं आए हैं, एक स्पेशल जगह से नहीं आए हैं, अनंत दिशाओं से, चारों दिशाओं से। देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है, उसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल, एक बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, हम कपड़े सुखाते हैं धूप में, तो क्या होता है, शाम तक वो सूख जाते हैं। भले ही धूप हो या ना हो, शाम तक क्या होता है, वो कपड़े सूख जाते हैं। हल्की धूप होती है तो जरा देर में सूखते हैं, कम धूप होती है बिल्कुल तो थोड़ा और देर में सूखते हैं, और अगर तेज धूप होती है तो 1 घंटे में आपके पूरे कपड़े सूख जाते हैं। तो यही है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो जितना भी हमारी पूरी धरती में जल है, चाहे वो समुद्र का हो, तालाब का हो, नदी का हो, झरनों का हो, झीलों का हो, या किसी भी जगह का हो, वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जित होकर आसमान में चले जाते हैं और इकट्ठा होकर बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। बादलों का रूप धारण करके क्या करते हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त यानी कि जो इतनी गर्मी में ये जो तपी हुई हमारी धरा है, धरा अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, ग्रीष्म ऋतु के बाद आपने देखा होगा कि सभी लोगों को, चाहे वो किसान हो, वन के पशु पक्षी हो, लोग हो, सबको ऐसा लगता है बस कि वर्षा ऋतु कब शुरू होगी, कब मानसून आएगा, कब वर्षा होगी। क्योंकि इतनी ज्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, इतनी ज्यादा भीषण गर्मी हो जाती है कि इंसान जो है क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। जंगल में नदी नाले तालाब झरने सब सूख जाते हैं और जंगली जानवरों को पानी नहीं मिल पाता। लोग जो है रास्ते में जितने भी जल के जितने स्रोत होते हैं, जल के स्रोत लगभग सूख जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे भी बहुत ज्यादा पानी की जो है कमी हो जाती है और लोगों को पानी नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा गर्मियों में ही ज्यादातर हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जो नलकूप होते हैं, कुएं होते हैं, हैंडपंप होते हैं, वो सब सूख जाते हैं, पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। जो ये तप्त धरा है, जो ये तपी हुई धरती है, इसको जरा अपने जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो बादलों को का आवाहन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक आवाहन गीत है, यानी कि यहाँ पर बादल जो है आवाहन कर रहे हैं, किसका, यहाँ पर कवि जो है आवाहन कर रहे हैं बादलों का कि हे बादलों, धरती को चारों तरफ से घेर लो और अपने हे धराधर, इस धरती पर अपना जो जल है वो बरसाओ। और तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा जो उर है, तुम्हारा जो हृदय है, उसमें तुम विद्युत छवि रखते हो, विद्युत छवि तुमने रखी है और तुम नया जीवन लोगों को प्रदान करने वाले हो। तो इस तरह से ये जो पहली कविता है इसको हमने यहाँ पर पढ़ा और मैंने इसकी व्याख्या आप लोगों के साथ करनी यहाँ पर की कोशिश की, तो आप लोगों को समझ आई होगी। पहली कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए दूसरी कविता जो हमारी है वो यहाँ पर है, अट नहीं रही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कविता हमारी बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। यहाँ पर कवि ने फागुन की जो मादकता है, फागुन की जो सुंदरता है, उसको यहाँ पर बताते हुए कहा है कि अट नहीं रही। क्या नहीं अट रही है, अब एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही, अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अट का अर्थ होता है समाना, ठीक है, अट का अर्थ होता है कहीं पर जाकर फिट होना। तो अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। सट यानी कि समाना, कि हमने इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदरता है कि हमारी आंखों में, हमारे मन में, हमारे तन में ये आभा, ये सुंदरता कहीं समाए नहीं समा रही है। इतनी ज्यादा सुंदरता है इस फागुन की।
तो यहाँ पर कवि ने एक, यहाँ पर जो मैंने लाइन आपको बताई थी, ये कहा है कि जब इंसान का जो मन अगर प्रसन्न होता है तो उसको चारों तरफ फागुन की ही सुंदरता दिखाई पड़ती है, फागुन की सी सुंदरता उसको दिखाई पड़ती है। तो देखिए फागुन की सुंदरता से यहाँ पर जो एक तरह से है, फागुन में मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजें यहाँ पर है। सबसे पहले फागुन का जो महीना होता है उसमें वसंत ऋतु का आगमन होता है, और वसंत ऋतु में क्या होता है आप सभी को पता है, वसंत ऋतु में जो है चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे होते हैं, हरियाली होती है, सुगंध होती है, नए नए जो पल्लव आ रहे होते हैं, नए नए पुष्प खिल रहे होते हैं, और जितने भी आम है, आपका नाशपाती है, आड़ू है, अनार है, इन सब में बौर आ रही होती है, ये सब खिलने के लिए तैयार होते हैं। और इस तरह से ये सुंदरता, इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर होली का त्योहार, जिसको हम रंगों का त्योहार भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर आता है, और उसके आने से भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा वातावरण जो है खुशनुमा हो जाता है, लोगों के मन प्रसन्न रहते हैं, लोग फाग गा रहे होते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा वातावरण होता है, बहुत ही सुंदर सा एक माहौल होता है। तो बाकी का जो टॉपिक है यहाँ पर आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आपने जो कविता यहाँ पर पढ़ी है, पहली कविता उत्साह, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें, छोटी सी कविता है, और इसके भावार्थ को लिखने का प्रयास करें, और साथ ही इसकी सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश भी करें। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।